बड़े भाई ने रवि से कहा, मैंने वकील कर लिया है, यह रहे तुम्हारे तलाक के कागजात, इन पर साइन कर दो ताकि केस फाइल किया जा सके। रवि ने पूरे कागजात को पढ़ा, फिर बोला, भैया वह इतनी गिरी हुई भी नहीं है जितना इन कागजातों पर आपने लिखवा दिया है। बड़ा भाई बोला, तलाक का मुकदमा करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, और जब तुम्हारा उससे अब कोई संबंध नहीं है तो फिर उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है? रवि बोला, फिक्र नहीं करता, वह मेरे साथ 3 साल तक रही है, हमने साथ में सुख दुख के पल बिताए हैं, और वह मेरे बच्चे की माँ भी है। मैं कैसे कह दूं कि वह चरित्रहीन है? उसके ऊपर झूठा लांछन कैसे लगने दूं? कैसे कह दूं कि उसका किसी गैर मर्द के साथ संबंध थे? बड़ा भाई बोला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो, इन तलाक के कागजात पर साइन कर दे, क्योंकि मैं मुकदमे के लिए वकील को 40,000 रुपये एडवांस में दे चुका हूँ। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम्हें इन कागजातों पर साइन करना ही पड़ेगा। रवि ने कागज फेंक दिए। फिर वह बोला, मैं उस औरत को सारी दुनिया के सामने चरित्रहीन साबित नहीं होने दे सकता जिसके साथ मैं 3 वर्ष बिताए हैं। बाहर में जाए यह कागज और आपका वकील। बड़ा भाई बोला, कल को तुम्हारी पत्नी तुम पर केस फाइल करेगी और उसका वकील तुम पर चरित्रहीन और मारपीट का केस दाखिल करता है, दहेज का आरोप लगाएगा, तब तुम क्या करोगे? रवि बोला, तब भी मैं उस पर इतने गंदे और घटिया इल्जाम नहीं लगाऊंगा। यह कहकर वह चला गया। अगर गीतांजलि की माँ जिंदा ना होती तो उसकी भाभियां कब की उसे घर से बाहर निकलवा चुकी होती। हकीकत यह है कि पति की छोड़ी हुई औरत का मायके में रहना नरक जैसा बन जाता है। जब तक भाई की शादी नहीं हुई है तब तक सब ठीक है। गीतांजलि अपने ही घर में डरी डरी सी रहती थी। वह चुपचाप घर का काम करती और उसके बाद अपने रूम में ही अकेली बैठी रहती। मगर उसका बेटा अब 5 साल का हो गया था। जब वह भी कमरे से बाहर जाता, उसके भाइयों के बेटों से लड़ पड़ता था। तब उसकी भाभियां उसके बच्चे को थप्पड़ लगा देती थी। फिर इसी बात पर ननद और भाभियों में झगड़ा हो जाता था। गीतांजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बच्चे पर हाथ उठाए। घर के झगड़े से तंग आकर एक दिन गीतांजलि के बड़े भाई ने तलाक के कागजात उसके सामने रख दिया। फिर वह बोला, गीतांजलि, तेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू ऐसे तो नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू रवि से तलाक ले लो। मैंने वकील कर लिया है, उसने सारे कागजात तैयार कर दिया है, बस अब तुम इस पर साइन कर दो। गीतांजलि ने बिना कागज देखे साफ इनकार कर दिया। वह बोली, पहले मैं तलाक के कागज पर साइन नहीं करूंगी। भाई बोला, पहले से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो तुम। मैं तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया है, लड़का भी अच्छा है, वह तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है। गीतांजलि बोली, ना मैं तलाक लूंगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगी। भाई पत्नी के द्वारा पूरी तरह तैयार करके भेजा गया था ननद से बात करने के लिए, इसलिए वह गुस्से में बोला, तो कब तक तुम मेरे टुकड़ों पे पलती रहोगे? तुम्हारी वजह से अब हम भाइयों की शादी टूटने के कगार पर है। तुम्हारी भाभियां सच कहती हैं, तो जानबूझकर इस घर में टिकी हुई है ताकि खुद की तरह हमारी भी शादी तुड़वा सको। भाई की कही हुई बातें गीतांजलि के दिल पर कांटे की तरह चुभ रही थी। जिस घर को वह अपना समझ रही थी वह तो मकान किराए का भी नहीं था। वह मायके में अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि भाइयों ने पुश्तैनी जमीन बेचकर अपनी नई जमीन लेकर घर बनवा लिया था। माँ भी भाभियों की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी।
फिर 3-4 दिन ज्यादा जोर डालने पर गीतांजलि ने तलाक के कागज पर साइन कर दिया। वकील ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। जब रवि के पास तलाक का नोटिस पहुंचा तो उसकी आंखें खुली और बेचैन हो गया। गीतांजलि और रवि की शादी को 7 साल हो गए थे। थोड़ी मोड़ी नोकझोंक के बीच दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे की परवाह भी करते थे। शादी के बाद आपसी समझ होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। गीतांजलि को लगता था कि रवि उसकी परवाह कम करता है। वह अपनी माँ, बहन, भाभी की परवाह सबसे ज्यादा करता है। एक बार गीतांजलि की अपने जेठानी से कहा सुनी हो गई। तब रवि ने अपने भाभी का पक्ष लिया। गीतांजलि को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि रवि अपनी भाभी का पक्ष ले रहा है। उसी दिन वह अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई थी। यहीं से दोनों के झगड़े शुरू हुए थे। फिर दोनों ईगो के चक्कर में फंस गए। दोनों में कोई झुकना नहीं चाहता था। गीतांजलि चाहती थी कि रवि उसके पास आए और माफी मांगे। रवि चाहता था कि वह खुद ही घर छोड़कर गई है तो खुद ही अपने आप वापस आए। दोनों के बीच समझौता करवाने वाला भी कोई नहीं था। इस तरह 3 साल और गुजर गए। अब तो दोनों ने फोन पर भी बातचीत बंद कर दी थी। अगर घर में एक समझदार व्यक्ति हो तो रिश्ता सुधर सकता है, लेकिन गीतांजलि की सास, ननद, जेठ और जेठान नहीं चाहते थे कि गीतांजलि लौटकर यहाँ वापस आए। गीतांजलि के भाइयों ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन वहां से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। गीतांजलि और रवि की तलाक की पहली पेशी थी। गीतांजलि के भाइयों ने रवि के पूरे परिवार को आरोपी बनाया था, इसलिए पहली पेशी पर पूरा परिवार कोर्ट आया था। उधर गीतांजलि अपने बड़े भाई के साथ आई थी। गीतांजलि अपने बच्चे के साथ अकेली कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसका भाई फोन पर बात करते हुए दूर निकल गया था। तब गीतांजलि के पास एक बुजुर्ग आया और बोला, क्या बेटी, तुम एक बार मुकदमे की कार्रवाई से पहले अपने पति से मिलना चाहोगी? वह तुमसे मिलना चाहता है। गीतांजलि कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ, मिलना चाहती हूँ। बुजुर्ग गीतांजलि को एक तरफ ले गया जहाँ रवि एक रिक्शे में बैठा था। बुजुर्ग ने भी गीतांजलि को रिक्शे में बैठने के लिए कहा। गीतांजलि के रिक्शे में बैठते रिक्शा सर पर दौड़ पड़ी। रिक्शा एक पुराने मकान के सामने रुका। फिर बुजुर्ग ने मकान का ताला खोला। फिर गीतांजलि और रवि को उसके अंदर ले गया। दोनों को एक कमरे में बैठाने के बाद वह बोला, मेरा नाम रूपचंद है। कोर्ट के बाहर मेरी एक दुकान है। 20 सालों से इस घर में मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है। छोटे मोटे झगड़ों के कारण वो मायके चली गई थी। फिर रिश्तेदारों ने और वकीलों ने मिलकर ऐसा चक्कर चलाया कि हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला और हमारा तलाक हो गया। तलाक के बाद मेरी पत्नी की दूसरी शादी हो गई और मैं अकेला यहाँ 20 सालों से रहता हूँ। बहुत दर्द होता है जब घर उजड़ता है। एक कसक सी रह जाती है दिल में कि काश एक बार सुलह की कोशिश की होती। काश मैं अपना सारा गुस्सा और घमंड छोड़कर एक बार उसे मना लिया होता। तलाक के बाद मैंने एक बार फैसला लिया कि सारी जिंदगी लोगों को मिलाने की कोशिश करूंगा। उन्हें कोर्ट जाने से पहले एक बार समझाऊंगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो। पति पत्नी के बीच ईगो जैसी कोई चीज नहीं होती है। अपने संबंधों के डोर के मालिक खुद बनो। किसी तीसरे को भागीदार मत बनने दो। मैं लोगों को पहली पेशी से पहले ही समझाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेशी के बाद आप लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। वकील द्वारा तैयार किए कागजात में बहुत ही घटिया आरोप लगाए जाते हैं। उन्हें सुनकर आप एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। फिर आपको कोई समझाएगा भी तो आप नहीं समझेंगे। उसके बाद सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। गीतांजलि और रवि का बार बार फोन बज रहा था।
बार बार घर वालों का फोन आ रहा था। रूपचंद ने बोला, पहले आप दोनों अपने फोन स्विच ऑफ करो, तभी आप लोग आपस में बात कर पाओगे। दोनों ने तुरंत अपने फोन बंद कर दिए। रूपचंद बोला, अब मैं अपने दुकान पर चलता हूँ, तुम दोनों सुलह की कोशिश करो। जब यहाँ से जाना तो घर को ताला मार के जाना और चाबी मैट के नीचे रख देना। बुजुर्ग जाते हुए फिर बोला, फैसला दिल से लेना, दिमाग से नहीं। दिमाग तो सिर्फ चाले चलता है, सुलह तो दिल की सुनने पर ही होगी। बुजुर्ग के जाने के बाद गीतांजलि ने पहली बार नजर उठाकर रवि को ध्यान से देखा। 3 सालों में बहुत बदल गया था। चेहरे पर पहले जैसी लाली नहीं थी और टेंशन में दुबला हो गया था। रवि ने भी महसूस किया कि वह भी इन 3 सालों में उम्र से बड़ी दिखने लगी है। चेहरे पर आज भी वही मासूमियत है। सूनी सूनी आंखों में ढेरों सवाल है। दोनों का 5 वर्ष का बेटा सामने बैठा था। वह रवि को पूरी तरह से भूल चुका था। चुपचाप बैठा हुआ टुकुर टुकुर दोनों की तरफ देख रहा था। रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैंने तलाक के कागजात पढ़े थे। मुझ पर कितने घटिया इल्जाम लगाए गए थे, मगर मैं जानता हूं कि यह सब वकील ने किया है, तुमने नहीं लगाए हैं। गीतांजलि कुछ भी ना बोली। वह बिल्कुल चुप होकर नजरें झुकाए बैठी थी। वह बोला, मेरे भाई ने भी तलाक के कागज तैयार करवाए थे, मगर उन्हें पढ़कर मैं साइन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनमें भी तुम पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे जो मुझ पर लगाए गए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें सरेआम लांछन लगाकर बेइज्जत करे। गीतांजलि ने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, इतनी परवाह के लिए शुक्रिया। रवि बोला, तुम भी कुछ बोलो, मगर वह चुप थी, कुछ ना बोली। काफी देर तक जब वह ना बोली तब रवि ही बोला, मैं तुमसे माफी मांग चाहता हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा ना रह सका। इतना सुनने के बाद वह रोने लगी। वह बोला, प्लीज रो मत। वह रोते हुए बोली, 3 सालों से रोई तो रही हूँ। जो बात आज कह रहे हो वह आज से पहले भी कर सकते थे। रूठ कर ही तो आई थी, मना कर ले आते। एक पत्नी और चाहती क्या है? उस पर गुस्सा करते, 2 थप्पड़ भी लगा देते, डांट दो, मगर बाद में मना लो। आपने तो मुझे तोड़कर फेंक दिया था, अब चाह ही नहीं रही जीने की। वह बोला, तुम खुद गई थी, लौटकर भी तो आ सकती थी। वह एक लंबी सांस लेते हुए बोली, किसके पास चली जाती जो मेरा होकर भी मेरा नहीं था? अगर लौटकर आती तो मेरे स्वाभिमान का क्या होता? आपके घर वाले तो मुझे ठोकरों में ले लेते। एक औरत का स्वाभिमान उसका पति होता है। आप मेरे रहे ही नहीं थे। वह बोला, मुझे लगा तुम गलत थी। वह बोली, आप माँ का पक्ष लेते या बहन का पक्ष लेते तब भी कोई बात ना थी। मुझे छोड़कर आपने भाभी की तरफदारी की थी। अब यह सहन नहीं होता। आज मैं घर से यह सोचकर आई हूँ कि आपकी अमानत आपका बेटा आपको लौटाकर कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर ना मैं रहूंगी ना आप पर कोई मुकदमा रहेगा। रवि तड़प कर बोला, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। भूल जाओ पुरानी बातों को। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। गीतांजलि साफ मुकर गई, बोली, नहीं, अब मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। जिस इंसान को 3 साल तक अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं रही, उसके साथ मुझे जिंदगी नहीं बितानी। रवि बोला, हमारे बेटे के लिए मान जाओ प्लीज। वह बोली, 3 सालों में आपको बेटे की भी याद नहीं आई? बताओ कितनी बार उससे मिलने आए थे? वह तड़प कर बोला, आया था तुम दोनों को देखने। एक बार नहीं, बहुत बार आया था। तुम्हारे घर के चक्कर लगाकर चला गया, मगर तुम दोनों को एक बार भी नहीं देख पाया। बस घर के अंदर आने की हिम्मत ना थी।
यह सुनकर गीतांजलि को दिल को थोड़ी ठंडक सी मिली। वह आगे बोला, प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वह औरत ही तो थी, कब तक रूठी रहती, इसलिए बोली, एक बात बोलूं? वह बोला, क्या? वह बोली, मुझे आपको गले लगाना है, बहुत दिन हो गए आपको गले लगाए हुए। फिर दोनों खड़े होकर मुद्दतों बाद गले मिले। फिर रूपचंद्र के घर को ताला लगाकर चले गए। उधर कोर्ट में दोनों के वकील और घर वाले इंतजार कर रहे हैं। चलते चलते गीतांजलि बोली, मुकदमे का क्या होगा जी? बेटे को गोद में लेते हुए बोला, भाड़ में जाए मुकदमा, जब हम नहीं पहुंचेंगे तो कैसा मुकदमा। दोनों खुशी खुशी अपना एक नया आशियाना बसाने के लिए निकल पड़े।